अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चित्र 1 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस बात की पूरी संभावना जताई जाती है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की उपस्थिति में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, परंतु दिए गए चित्र के अनुसार यह घटना एक भव्य समारोह में घटित हुई थी। यह चित्र उस चित्रकार के माध्यम से बनाया गया है जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बंगाल की दीवानी मिल जाने से अंग्रेज बहुत प्रसन्न थे। दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपने भूभाग का शासन चलाने तथा आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता खोजना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता खोजना था जिससे कंपनी के बढ़ते व्ययों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी होने के तौर पर उसे यह ध्यान भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदती बेचती रहें। इसके साथ साथ कंपनी को यह भी एहसास होने लगा कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के कारण से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांवों में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास फिलहाल काफ़ी ताकत तथा सम्मान था। स्थानीय सत्ता में रह चुके लोगों को नियंत्रण करना तो जरूरी था, किंतु उन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता था। यह काम किस प्रकार संभव हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों को उपनिवेश में कैसे बदला, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार कैसे निश्चित किए और मनमाफिक फसलों की कृषि कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। हालांकि कंपनी दीवान बन गई थी, किंतु वह अभी भी स्वयं को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी को भारी भरकम लगान तो मिलता था, पर वह उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। वह यही कोशिश कर रही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त कर सके और कम से कम दाम पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। इसी वजह से 5 वर्ष के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के भाव दुगने हो गए थे। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने तथा चांदी का आयात करके इनके बदले सामान खरीदती थी, लेकिन अब वह बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात की वस्तुएं खरीदने लगी। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे कुचक्र में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम दामों पर अपनी वस्तुएं कंपनी को मजबूरीवश बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान चुकाने में असमर्थ थे, कारीगरों का उत्पादन घटता जा रहा था और कृषि चौपट होने की स्थिति में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना लिया। इस अकाल में तकरीबन 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। चित्र 2 बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक बाजार। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट के घेरे में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के विषय में निश्चिंत रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसर यह महसूस करने लगे थे कि जमीन में निवेश करना तथा कृषि में सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। यह काम कैसे संभव किया जा सकता था? इस प्रश्न पर 2 दशकों तक बहस चली। अंत में कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू कर दी गई। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं तथा तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें कृषकों से लगान वसूलने और कंपनी को लगान चुकाने का दायित्व सौंपा गया। उनकी तरफ से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी तौर पर निर्धारित कर दी गई थी। इसका अर्थ यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों की भावना थी कि इससे उन्हें नियमित रूप से लगान प्राप्त होता रहेगा और जमींदार भूमि में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्य की तरफ से लगान की मांग में वृद्धि नहीं होनी थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। चित्र 3
चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। स्रोत 1, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में बहुत सारे ताकतवर रैयत स्वयं खेती नहीं करते थे, बल्कि वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति के बारे में कहा कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार स्वयं को कर्ज से कभी मुक्त नहीं कर सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयंकर हालात में वे दिल लगाकर कैसे काम कर सकते हैं। न ही उनकी हालत सुधरने की कोई उम्मीद ही नजर आती है। समस्या। परंतु स्थायी बंदोबस्त के बावजूद भी समस्या पैदा हो गई। कंपनी के अफसरों ने देखा कि अभी भी जमींदार भूमि में सुधार के लिए निवेश नहीं कर रहे थे। इसका कारण यह था कि कंपनी ने जो राजस्व निर्धारित किया था वह इतना अधिक था और उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमींदार लगान नहीं चुका पाता था उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कई जमींदारियों को कंपनी नीलाम भी कर चुकी थी। 19वीं सदी के प्रथम दशक तक हालात में बदलाव आ चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। इन सब के बावजूद जमींदारों को जमीन की बेहतरी की कोई चिंता नहीं थी। उनमें से कुछ ने तो बंदोबस्त के शुरुआती वर्षों में ही अपनी जमीन गंवा दी थी। जो शेष रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी तथा खर्च के खतरा उठाए आमदनी की आशा दिखाई देने लगी थी। जब तक जमींदार कृषकों को जमीन सौंपकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की जरा चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत शोषणकारी दिखाई दी। किसान को जो राजस्व चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए प्रायः महाजन से ऋण लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी के आरंभ में ही कंपनी के अफसरों को अनुभव होने लगा था कि लगान बंदोबस्त में फिर कुछ परिवर्तन करने होंगे। कंपनी को जब शासन और व्यापार करने के लिए अधिक पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व वसूल करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है, हेतु होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था का निर्माण किया, जिससे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को यकीन था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको सुरक्षित रखना चाहिए। उसकी आज्ञा पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का भ्रमण किया, जमीन की नाप तौल की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर एक गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का कुल हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, अपितु उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। लगान इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का दायित्व जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महाल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। मुनरो व्यवस्था। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र थे भी स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर नई व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था लागू हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी कहा गया। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के पश्चात कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था की आजमाइश करके भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड तथा मुनरो का मानना था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें स्पष्ट रूप से किसानों, रैयतों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए, जो कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन से पूर्व उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से
सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं को लागू करने के कुछ वर्ष के अंदर उनमें समस्याएं नजर आने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में लगान अधिकारियों ने बहुत अधिक राजस्व तय कर दिया था, जिनके कारण किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। रैयत गांवों से पलायन कर रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमी किसान बना देगी, लेकिन ऐसा न हो सका। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, अपितु वहां यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें भी उगाई जा सकती है। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम तथा नील की कृषि उत्पादन पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके पश्चात तकरीबन 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह किस प्रकार संभव हुआ? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई उपाय दिए। नीचे दिए गए उदाहरण से इसको समझिए। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि तथा कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा निर्मित दिए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक वस्तु समान है। दोनों में ही गहरे नीले रंग का उपयोग किया गया है। इसे सामान्य रूप से नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस प्रकार उत्पन्न किया गया? इन छापों में आप जो नीला रंग देख रहे हैं वह नील नामक पौधे से निकाला जाता था। हो सकता है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में उपयोग किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा किया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस तथा ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत कम मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंच जाती थी। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी तथा नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे का उपयोग करना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण या ठंडे क्षेत्र में उगता था, इसलिए वह यूरोप में सरलता से उपलब्ध हो जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के बहुत से भागों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात को रोक दें। लेकिन कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही ज़्यादा पसंद करते थे। नील से बहुत अधिक चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान तथा फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को मना लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश तथा वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों द्वारा भी नील की कृषि की जाने लगी। उत्तरी अमेरिका के भी अनेक हिस्सों में नील के बागान विकसित हो गए थे। भारतीय नील की मांग 18वीं शताब्दी का अंत आते आते तक बढ़ती चली गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी, जिससे कपड़ों की रंगाई की मांग में और तीव्रता आ गई। नील की मांग बढ़ने से वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति कई वजहों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन तकरीबन घटकर आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की कमी को पूरा करने के लिए किसी और स्रोत की खोज में थे। समस्या ये थी कि नील कहाँ से प्राप्त हो सकता था। बागान, एक बहुत बड़ा खेत जिस पर बागान मालिक अनेकों लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों की चर्चा की जाती है।
गुलाम वह व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास स्वतंत्रता नहीं होती, वह अपने मालिक के लिए उसकी इच्छा से काम करता है। चित्र 7 सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी महीना। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। 1791 में इन बगानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम बगावत पर उतर आए। उन्होंने बगान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को मार दिया। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा हटा दी। इस घटनाओं के कारण कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती बंद हो गई। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की तीव्र मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के नए रास्ते खोजने में लग गई। 18वीं सदी के आखिर तक बंगाल में नील की खेती तीव्रता से पनपने लगी थी। दुनिया के बाजारों में बंगाल में पैदा होने वाले नील की काफ़ी मांग थी। ब्रिटेन द्वारा 1788 में आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा तकरीबन 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का भाग तकरीबन 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील के व्यापार प्रसार हुआ, कंपनी के अफसर तथा व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने में दिलचस्पी लेने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के अनेक अधिकारियों ने नील के अपने व्यापार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी लाभ की आशा में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अनेक लोग भारत आए और यहाँ उन्होंने नील के बागान लगाने आरंभ किए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की कृषि दो प्रमुख तरीकों से होती थी, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उगाते थे। रैयती में वे खुद जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को नौकरी देकर नील की कृषि करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में परेशानी आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही संभव थी। ऐसी जमीनों पर जनसंख्या पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की कृषि करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से प्राप्त हो सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के आसपास पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिए। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों की व्यवस्था करना भी कठिन काम था। बड़े बागान में काम करने के लिए सभी मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे अधिक उस समय पड़ती थी जब किसान धान की खेती में लगे रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत से हल बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की कृषि की जुताई बुआई के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका अर्थ यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना तथा उनका रख रखाव भी एक जटिल समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं प्राप्त हो पाते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जिस समय नील उत्पादकों को आवश्यकता होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी धान के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती के क्षेत्रफल का विस्तार करने से बचने लगे। इस व्यवस्था के चलते नील की पैदावार वाली जमीन 25% से भी कम आती थी। शेष जमीन रैयती व्यवस्था के अधीन थी। बीघा जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय किया था। चित्र 8। 19वीं सदी के आरंभ में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई ज़्यादातर पुरुष ही करते थे। चित्र 9। नील के पौधों के गट्ठर खेतों से फैक्ट्री ले जाए जा रहे हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था? चित्र 10। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया। चित्र 1863।
नील गांव ज़्यादातर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही बसे होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में बने वैटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों की आवश्यकता होती थी। हर एक हौद का काम अलग था। नील के पौधों से पत्तियां तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहते थे। जब पत्तियां किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और द्रव्य को दूसरे हौद में छान लिया जाता था, जो पहले हौद के ठीक नीचे रखा होता था। दूसरे हौद वीटरवॉट में इस घोल को लगातार हिलाया डुलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और इसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी मिलाया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य आ जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमे नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथार कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर सुखाकर बेच दिया जाता था। चित्र 12 हौद में घोल हिलाने वाला। इस चित्र में मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए उपयोग होने वाले पैडल लिए खड़ा है। इस मजदूर को 8 से भी अधिक समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। चित्र 13 बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ उत्पादन की अंतिम अवस्था दर्शाई गई है। दबाकर सांचों में ढाली गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। वाट का मतलब होता है किण्वन या संग्रहण पात्र। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के हिसाब से बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। बहुत बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए विवश कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत लेते थे उन्हें नील उत्पादन के लिए सस्ती ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद ऋण प्राप्त हो जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% भूमि पर नील की कृषि करनी होती थी। बगान मालिक बीज तथा उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का दायित्व काश्तकारों को सौंप दिया जाता था। जब फसल कटाई के पश्चात बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा प्राप्त हो जाता था और वही चक्र दोबारा चल पड़ता था। जो किसान शुरू से इन कर्जों से बहुत प्रसन्न थे, उन्हें शीघ्र ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठिन है। उन्हें नील की जो कीमत दी जाती थी वह काफ़ी कम थी और कर्ज खत्म होने वाला नहीं था, कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी बहुत सी थी। बगान मालिक दबाव डालते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती थी तथा वह मिट्टी के सारे ताकत खींच लेती थी, जिससे नील की कटाई के बाद वहां धान की कृषि नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया। विद्रोह फैलने के साथ रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने तलवार, भाले तथा तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। औरतें अपने बर्तनों के साथ लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का समाज ने बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूल करने के लिए आने वाले गुमास्त एजेंटों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने सौगंध उठा ली कि न तो वे नील की कृषि के लिए ऋण लेंगे तथा बगान मालिकों की लठैतों का डटकर विरोध करेंगे। नील के किसान अब शांत बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की शक्ति और प्रेरणा कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की कृषि बहुत ही शोषणात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत का एहसास नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। नील रैयतों को 1859 में लगने लगा कि बगान मालिकों के विरुद्ध बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों तथा मुखियाओं का भी समर्थन प्राप्त हो सकता है। जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए थे, उन्होंने स्वयं ही नील कृषकों को इकट्ठा किया और लठैतों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी।
कई क्षेत्रों में रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार परेशान थे, बगान मालिकों की बढ़ती ताकत देखकर तथा बगान मालिक लंबे समय के लिए जबरदस्ती उनसे भूमि ले लेते थे। नील के किसानों को भी आशा थी कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह की संकट से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की ठंड में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात के समय में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का आदेश दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। स्रोत 2, नील गांवों का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने तथा सामूहिकता का भाव जगाने के लिए प्रायः गीत गाते हैं। इस प्रकार के गीतों से हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले हिस्सों में ऐसे बहुत से गीत सुनाई देते थे, जिसमें से एक गीत निम्न प्रकार था। मौला हाथी के बगान, माली की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। विद्रोह के फैलने के साथ कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने भी नील झीलों की तरफ प्रस्थान कर दिया। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती तथा अत्याचारी नील व्यवस्था पर लेख लिखे। इस बगावत से चिंतित सरकार को बगान मालिकों की सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन संबंधित व्यवस्था की जांच करने हेतु एक नील आयोग का संगठन किया गया। इस आयोग की जांच में बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि उन्हें उपस्थित अनुबंधों को पूरा करना चाहिए, परंतु आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। बगानों में इस बगावत के बाद नील का उत्पादन ठप हो गया। इसके बाद बगान मालिकों का ध्यान बिहार पर चला गया। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंग बनने लगे थे, जिसका उसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो बिहार के एक कृषक ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण का दौरा किया तथा नील बगान मालिकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। स्रोत 3, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से बात की। हाजी मुल्ला ने उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए। अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? यदि नहीं तो अपनी शर्तें बताओ। हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को राजी नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि कोई नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करोगे? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं उगाऊंगा। नील उगाने के बदले मैं कहीं और चला जाऊंगा। भीख मांग लूंगा पर नील नहीं उगाऊंगा। नील आयोग रिपोर्ट खंड 2, सबूतनामा, पृष्ठ संख्या 67। अन्यत्र वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं शताब्दी के आरंभ में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिखा। प्रस्तुत चित्र लबात द्वारा लिखी गई एक किताब से लिया गया है। इस चित्र में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सभी चरणों को दर्शाया गया है। बाएं कोने पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। दूसरा मजदूर एक मशीनी चरखी में घोल को घुमा रहा है। दाएं तरफ से दूसरा, एक तरफ 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले भाग में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने की तैयारी कर रहे हैं।
बीच में बगान मालिक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सभी गुलामों पर नजर रखे हुए हैं। अभ्यास। आइए विचार करें। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू निम्नलिखित थे। राजा और तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया। उनका कार्य था कि वे किसानों से लगान एकत्रित कर कंपनी के पास जमा करवाएं। जमीनों की राजस्व मांग स्थायी रूप से सुनिश्चित कर दी गई थी। महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? एक ओर जहां स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था, वहीं दूसरी ओर महलवारी व्यवस्था में लगान का भुगतान पूरे गांव, जिसे महल कहा जाता था, के द्वारा किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था, जिसकी भविष्य में भी वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि महलवारी व्यवस्था में एक खास अंतराल के बाद भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व संग्रह करने की जवाबदेही जमींदारों की थी, जबकि महलवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही गांव के मुखिया की थी। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। रैयतों से यह उम्मीद की गई कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि इससे सामान्य कृषक संपन्न उद्यमशील किसानों में बदल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। रैयत नील की कृषि से क्यों कतरा रहे थे? निम्नलिखित कारणों से रैयत नील की कृषि करने से कतरा रहे थे। उन्हें नील की कृषि के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था, किंतु फसल कटने पर बहुत कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इस कीमत से वे अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे। फलतः वे कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। उन्हें अपनी जमीन के लिए निश्चित हिस्से पर नील की कृषि करनी पड़ती थी, अतः दूसरी फसलों के लिए उनके पास जमीन का एक छोटा हिस्सा ही बचता था, जिससे उनकी खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। साथ ही नील की कृषि के लिए सर्वाधिक उर्वरक भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। बाकी बची भूमि दूसरी फसल उगाने के लायक नहीं होती थी। नील की कृषि के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, फलतः दूसरी अन्य फसलों के लिए उनके पास श्रम और समय की कमी पड़ जाती थी। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? बंगाल में नील उत्पादन किसानों को कर्ज दिया गया था, लेकिन उन्हें अपनी कुल जमीन के कम से कम 25% भाग पर नील की कृषि करनी थी। बगान मालिक सिर्फ हल एवं बीज मुहैया कराते थे। फसल की कटाई तक के शेष सभी कार्य रैयतों को करना पड़ता था। रैयतों को उनके फसल की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी। अपने पहले के कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अलग से कर्ज लेना पड़ता था, अतः कर्ज का यह चक्र लंबा चलता रहता था। बगान मालिकों का सदैव दबाव रहता था कि नील की कृषि सर्वाधिक उर्वरक भूमि पर की जाए। ऐसे में किसानों के पास धान की कृषि के लिए उपयुक्त भूमि की कमी पड़ जाती थी। नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती थी। नील की फसल जिस खेत में उगाई जाती थी उसमें धान की कृषि कर पाना संभव नहीं होता था। इन परिस्थितियों की वजह से बंगाल में किसान नील की कृषि से कतराने लगे और नील का उत्पादन धराशायी हो गया।